गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने बैंक के खातों के प्रकार देखे हैं। अब हमें देखना है बैंक की सेवाएं कि बैंक कौन कौन सी किस किस प्रकार की सेवाएं देती हैं। तो बैंक के मुख्य कार्य विनियोग, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक कार्य करता है, जैसे कि ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना, साख पत्र देना, ट्रैवलर्स चेक देना, ड्राफ्ट इश्यू करना, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोर बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं। यानी बैंक के द्वारा पैसा जमा और देने के अलावा भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग ड्राफ्ट इशू करना। ड्राफ्ट होता क्या है, जिसे हम लोग डीडी कह सकते हैं। लिखा कि ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक के द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक ड्राफ्ट व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को अगर पैसा देना है और वह व्यक्ति मुझसे मांग करे कि मुझे ड्राफ्ट चाहिए, यानी डीडी चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहा जा सकता है, मुझे डीडी चाहिए, तो उसके लिए पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ते हैं। उसके बाद बैंक के अंदर फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने पर वह क्या करते हैं, एक चेक बनाकर देते हैं, जिसके अंदर जिस सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है और रकम लिखी हुई होती है, और वह रकम बैंक अपने खाते में से काट कर बैंक क्या करती है, स्वयं के खाते में जमा कर देती है। यानी मेरे अकाउंट में से काट कर बैंक क्या करती है, स्वयं के अकाउंट में वो पैसा जमा कर देती है, जिसे मैं वापस से निकाल सकता नहीं हूँ। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या ड्राफ्ट कहते हैं। ग्राहक के पास से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने के बाद ही बैंक ड्राफ्ट में निर्देशित व्यक्ति को रकम भुगतान का विश्वास देती है। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को धनराशि भेजना चाहता हो तो वह बैंक में जाकर धनराशि और बैंक को ड्राफ्ट का जो भी कमीशन देना पड़ता है उतनी धनराशि देकर ड्राफ्ट के लिए निवेदन करता है। धनराशि भेजने वाला जिसको धनराशि देना चाहता है उसके नाम का ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक को कहता है। बैंक द्रव्य प्राप्तकर्ता के स्थान की अपनी शाखा या जिसके साथ समझौता हुआ है उस बैंक को प्राप्तकर्ता का रकम का भुगतान के लिए कहता है। ड्राफ्ट अकाउंट पे होने के कारण जिसके नाम का होता है उसी के खाते में जमा होता है। यानी जिस व्यक्ति के नाम का चेक बनेगा, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उसी के खाते में वह जमा होगा। इस प्रकार के ड्राफ्ट में चेक की भांति रिटर्न होने की संभावना नहीं होती। रिटर्न होने की संभावना इसलिए नहीं होती क्योंकि बैंक पहले ही अपने खाते में से क्या करते, कमीशन और जो भी रकम सामने वाले व्यक्ति को देनी है वो अपने अकाउंट में से क्या कर लेती है, काट लेती है। इसीलिए कभी भी चेक रिटर्न होता नहीं है। एक तरह से डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक के द्वारा बनाया गया चेक होता है, जिसके अंदर जो भी नाम होता है वो प्रिंटेड होता है, रकम भी प्रिंटेड होती है, जिसे बदला जा सकता नहीं है। नंबर 2 है बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर जिसे कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देता है, जिसमें से एक बैंकर्स चेक है। बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक द्वारा इशू किया गया पे ऑर्डर उसी शहर या गांव में भुनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, जो पे ऑर्डर एक चेक दिया जाता है वह उस सिटी के अंदर या उसी ज़िले के अंदर ही किया जा सकता है। भुनाया मतलब कि उसके अंदर लिखी हुई रकम प्राप्त की जा सकती है, अन्य शहर या गांव में नहीं भुनाया जा सकता। नंबर 3 है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे कहा जाता है आरटीजीएस। आरटीजीएस सदस्य बैंक से भारत देश की किसी भी आरटीजीएस सदस्यता प्राप्त बैंक में धन के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को आरटीजीएस कहा जा सकता है। आरटीजीएस सदस्यता प्राप्त सभी बैंक शाखाओं की पहचान आईएफएससी कोड से होती है, जिसे आप लोग जानते होंगे कि आईएफएससी कोड हर एक बैंक हर एक ब्रांच को दिया जाता है, जिसे क्या होता है, उसकी जाना जाता है। जो 11 डिजिट का अल्फ़ा और न्यूमेरिक यानी कहने का मतलब कि शब्दों और अंकों में स्वरूप में होता है। आईएफएससी कोड आरबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा आवंटित किया जाता है।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पद्धति से भारत के किसी भी बैंक से भारत की अन्य बैंक में धनराशि का स्थानांतरण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी व्यक्ति के खाते में तुरंत धन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे तो हम चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर चेक के माध्यम से ट्रांसफ़र होने में कुछ समय लगता है, जबकि आरटीजीएस में कुछ भी समय लगता नहीं है। आपने फॉर्म भरकर जमा किया बैंक में, वैसे ही कुछ समय के अंदर या एक आध घंटे के अंदर ही क्या किया जा सकता है, सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में क्या कर दिया जाए, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी तुरंत ही पैसों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इस पद्धति में रियल टाइम यानी उसी समय पर ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात के व्यवहार के अनुसार उधार या जमा हो, उसे आरटीजीएस कहा जा सकता है। ठीक है, आरटीएस यानी तुरंत का तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। आरटीजीएस पद्धति में भारत की एक बैंक के खातेदार की रकम भारत के किसी भी बैंक के खातेदार के खाते में जमा की जाती है। इस धनराशि का नकद व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरकर आप दे रहे हैं, नकद व्यवहार नहीं होता है, मात्र एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए ग्राहक और लाभार्थी दोनों का बैंक में खाता होना आवश्यक है। दोनों बैंक के पास IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होना आवश्यक है। आरबीआई द्वारा आरटीजीएस पद्धति में 2 लाख या इससे अधिक रकम जमा करवाने की सेवा दी जाती है। इस पद्धति में ग्राहक द्वारा जिस दिन रकम जमा करवाने की सूचना दी जाती है, उसी दिन ग्राहक के खाते से रकम उधार करके उसके द्वारा सूचित व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। आरटीजीएस से 2 लाख से अधिक रकम का स्थानांतरण किया जाता है, जिससे खास करके ध्यान रखना है कि आरटीजीएस के अंदर कितनी रकम, कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी रकम का क्या किया जा सकता है, क्या स्थानांतरण किया जा सकता है। तो कम से कम यानी कहने का मतलब है कि अधिक 2 लाख से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कम से कम 2 लाख या उससे अधिक रकम क्या किया जाए, स्थानांतरण की जा सकती है। इस पद्धति में धनराशि भेजने वाले ग्राहक से कमीशन लिया जाता है, परंतु इनवर्ड आरटीजीएस अर्थात धनराशि प्राप्त करता लाभार्थी से किसी भी प्रकार का कमीशन लिया जाता नहीं है। जो व्यक्ति पैसों को ट्रांसफ़र कर रहा है उस व्यक्ति से कमीशन के रूप में पैसा कुछ राशि बैंक के द्वारा क्या की जाती है, ली जाती है। उसी तरह से देखते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र निफ्ट सदस्यता प्राप्त बैंक से फंड भारत देश की अन्य निफ्ट सदस्यता प्राप्त बैंक में स्थानांतरण करने की पद्धति है। दोनों के अंदर पद्धति लगभग सेम ही है, पर इसके अंदर जो रकम ट्रांसफ़र करने की जो सीमित है, लिमिटेड है, वो अलग है, उसके अंदर अलग है और इसके अंदर अलग है। आरटीजीएस की तरह यह भी धन भुगतान का एक प्रकार है। यह व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाती है। इसके लिए IFSC कोड दिया जाता है। इस व्यवहार में फंड ट्रांसफ़र की रकम की कोई सीमा नहीं होती। उसमें क्या लिखा है, 2 लाख रुपए तक की रकम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कोई सीमा होती नहीं है। इस व्यवहार में अधिक से अधिक 2 लाख हस्तांतरण करने की प्रक्रिया बैच के अनुसार होती है। आरबीआई द्वारा प्रति घंटे में बैच में इन व्यवहारों को निपटारा होना होता है। इस व्यवहार में जमा रकम मिलने की प्रक्रिया उसी दिन से लेकर 48 घंटे के अंदर होती है। रियल टाइम के अंदर तुरंत होती है, कुछ समय के अंदर ही होती है, जबकि नेफ्ट के अंदर क्या होती है, 48 घंटों के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ लेन देन DNS डिफरेंट नेट सेटलमेंट पद्धति से बैच वाइज होता है। बैच के एक मैसेज से अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन किया जाए, एक मैसेज से लगभग 10 ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। आरटीजीएस और नेफ्ट में एक ही अंतर है कि आरटीजीएस के अंदर तुरंत पैसों का ट्रांसफ़र होता है, जबकि नेफ्ट के अंदर पैसे क्या होते हैं, 48 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अधिक से अधिक नेफ्ट के अंदर अधिक से अधिक 2 लाख रुपए को स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि आरटीजीएस के अंदर 2 लाख या उससे अधिक रकम को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं IFSC कोड। नेफ्ट सदस्यता वाली सभी बैंक शाखाओं का पहचान IFSC कोड से होता है, जो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कुछ वर्ड होते हैं, कुछ क्या होता है, नंबर्स होते हैं। इस पद्धति में धनराशि भेजने वाले ग्राहक से कमीशन लिया जाता है, परंतु इनवर्ड नेफ्ट अर्थात द्रव्य प्राप्तकर्ता लाभार्थी से किसी प्रकार का कमीशन लिया जाता नहीं है। यहाँ पर भेजने वाले से कमीशन लिया जाता है, प्राप्त करने वाले से किसी भी प्रकार का कमीशन होता नहीं है। 50,000 नगद नेफ्ट 50,000 या इससे कम नकद राशि से नेफ्ट किया जा सकता है। साथ ही वॉक इन कस्टमर को भी नेफ्ट के लाभ सभी ब्रांच से प्राप्त हो सकते हैं। यानी व्यक्ति अगर इधर उधर कहीं बाहर गया हो तब भी उसे क्या हो सकता है, नेफ्ट के द्वारा सभी ब्रांचों से प्राप्त किया जा सकता है। आगे है नंबर 5, बैंक ओवरड्राफ्ट। व्यापारियों का बैंक में चालू खाता होता है। कहने का मतलब ओवरड्राफ्ट होता क्या है, तो ओवरड्राफ्ट एक तरह से व्यापारियों के खाते में जमा राशि होती है। उस जमा राशि अगर सामने वाले व्यक्ति को अधिक राशि देनी होती है तब बैंक अपने द्वारा क्या किया जाता है, कुछ राशि को सेटलमेंट करती हैं और सामने वाले को वो राशि देती है। देखते हैं कि व्यापारियों का बैंक में चालू खाता होता है। चालू खाते में जमा धनराशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि मेरे खाते के अंदर 2 लाख जमा है और मुझे सामने वाले व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने हैं, तो 50,000 रुपये जो है वो बैंक क्या करेगी, सेटलमेंट करके देगी और उसका मुझे कमीशन चुकाना होगा, उसे मुझे पैसा देना होगा। इसीलिए क्या लिखा है कि धनराशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। व्यापारी अपनी या अन्य किसी की जमानत पर ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकता है। मंजूर किए गए ओवरड्राफ्ट की अधिकतम रकम में से जितनी रकम निकाली जाती है उसी पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए और सामने वाले व्यक्ति को मुझे 2.5 लाख रुपए देना, तो 50,000 जो रकम मैंने एक्स्ट्रा ली है बैंक के पास से, उसका जो भी ब्याज बैंक लगाती है वो ब्याज मुझे क्या होगा, उसे चुकाना पड़ेगा। नंबर 6 है कैश क्रेडिट। व्यापारी को धंधा के उद्देश्य तथा विकास के लिए धंधे के माल, स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है। व्यापारी को धंधा के उद्देश्य तथा विकास के लिए धंधे के माल, स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है। उसी प्रकार की ऋण व्यवस्था में माल, स्टॉक बैंक का बंधक रहता है। धंधा की इकाई जितने प्रमाण में जितने समय के लिए इस धनराशि का उपयोग करती है उतने ही प्रमाण में निश्चित दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। यानी धंधादारी और व्यापारी व्यक्ति बैंक से जो भी रकम लेता है उस रकम को जब तक वो स्टॉक है तब तक उस व्यक्ति को क्या होगा, उस पर निश्चित ब्याज की जो रकम है वो उसे चुकाती रहनी पड़ी। नंबर 7 है लोन। बैंक का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। बैंक कम दर पर जमा राशि स्वीकार करती है और ऊंची दर पर ऋण देती है। यानी बैंक का जो पूरा कार्यक्रम चलता है वो इसी के ऊपर चलता है। आज बैंक अगर हमें सेवा दे रही है तो उसके बदले में हमसे कुछ भी रकम प्राप्त नहीं करती है, परंतु बैंक के पास पैसे आते कहाँ से हैं? बैंक हमें हमारे पैसे पर जमा राशि पर हमें क्या कर रही है, ब्याज दे रही है। और जो बैंक जो लोन देती है यानी अन्य व्यक्ति को लोन देती है उस पर क्या कर रही है, ब्याज दर ले रही है। जैसे हमें 5% ब्याज दर पर क्या कर रही है, हमें दे रही है। हम हमारी राशि जमा करते हैं उस पर हमको 5% ब्याज मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर है 5% ब्याज मिलता है। सामने जब बैंक अन्य किसी व्यक्ति को लोन देती है तो उससे 10% वसूल करती है। 10% 5% हमको दे रही है और उस 5% के अंदर वो अपने कर्मचारियों को पगार से लेकर सारी कार्यक्रम क्या करती है, उस 5% ब्याज से करती है। इसीलिए यहाँ पर लोन क्या दिया जा रहा है कि बैंक कम दर पर जमा राशि स्वीकार करती है और ऊंची दर पर ऋण देती है।
बैंक व्यापारी को अलग अलग प्रकार के ऋण देती है। इस प्रकार बैंक व्यापारी या ग्राहक की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऋण देती है, जैसे मकान खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, मकान रिपेयरिंग करना, वाहन खरीदना या धंधे के विकास के लिए। यह ऋण दीर्घ अवधि का हो या पूरी रकम एक साथ दी जाती हो तो उससे लोन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार दी गई लोन की रकम वापस मिले इसके लिए स्थायी संपत्तियों की जमानत ली जाती है। इस प्रकार की लोन का भुगतान लोन देते समय निश्चित की गई शर्तों के अनुसार किया जाता है। निश्चित की गई शर्तों के अनुसार इसका क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है।